नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आज बात होगी खैरागढ़ उपचुनाव की, जहां मतदान संपन्न हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर यहां बंपर वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक 77% से ज्यादा मतदान होने की जानकारी अभी तक आई है। इस वोटिंग के आखिर क्या मायने हैं, जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया। हालांकि मैदान में उम्मीदवार तो 10 हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार के बीच यहां अहम मुकाबला माना जा रहा है। नतीजा 16 अप्रैल को आएगा, मगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी जीत की दावे कर रही है। जब तक चुनाव का नतीजा नहीं आ जाता, तब तक जीत हार की चर्चा आम रहेगी। कार्यक्रम में हम अपने गेस्ट के वस्तु स्थिति जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बीजेपी की तरफ से जीत के किस तरह दावे किए जा रहे हैं। वोट जारी है, अच्छे वोट से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। कुछ फिगर है कि इससे ज्यादा से जीतेंगे? अब ये तो फिगर है, मान लगाना, मतलब फिर भी ये है कि मतलब कंफर्टेबल मार्जिन जिसे बोलते हैं। सर, ये आय से अधिक संपत्ति खैरागढ़ उपचुनाव अच्छे से जीतेंगे। अरे बहुत गुंडागर्दी चल रहा है, ट्रकों में कपड़ा साड़ी रात भर पकड़ते रहे, दारू पकड़ते रहे, और हमारे विधायक को रोकने का षड्यंत्र हो रहा है। वो ये चाहते हैं कि पोलिंग बूथ में कोई ना जाए और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट को डरा धमका के वोट डाल सके। लोगों ने मन बना लिया था कि भाजपा को हम जिताएंगे, क्योंकि 3.25 साल में कांग्रेस ने ऐसा कोई काम वहां पर नहीं किया जिसको वो गिनाने की स्थिति में हो। वास्तविक में 3.25 साल में मुख्यमंत्री वहां 3 बार नहीं गए, और अभी 9 दिन वहां 7 दिन कैंप किए। यदि खैरागढ़ के प्रति उनकी सहानुभूति थी, खैरागढ़ के प्रति उनका लगाव था, तो खैरागढ़ में मुख्यमंत्री का चुनाव के पहले दौरा होना था। तो आपको जानकारी देगी, खैरागढ़ उपचुनाव जो है वो आज मतदान खत्म हो चुके हैं। 16 तारीख को रिजल्ट आएंगे, लेकिन रिजल्ट आने से पहले तमाम जो सियासी घमासान है, वो तमाम दावपेच है, तमाम आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है अभी भी लगातार जारी है। आपने सुना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह कहना है कि जीत हमारी ही होगी। डॉक्टर रमन सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये कहा कि जनता ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार भाजपा ही जीतेगी। तो वही तीसरी ओर हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी इस बात का जिक्र किया कि अभी तक एक बार भी यानी कि अगर हम बात करें तो चर्चाएं जो है वो कई बार हुई, लेकिन 3 बार भी मुख्यमंत्री जो है उस क्षेत्र में नहीं गए होंगे। लेकिन जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद कई बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर पहुंच चुके हैं। अगर इतना ही प्रेम था तो पहले क्यों नहीं गए लोगों के बीच में। ऐसे तमाम जो बड़ी बातें हैं, आरोप जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब तो किस्मत कैद हो चुकी है ईवीएम में, और 16 तारीख को उस नाम का ऐलान होगा जिसको जनता ने अपना प्यार जताया है, जिस पर जनता ने अपना भरोसा जाहिर किया है। तो ऐसे तमाम बड़े सवाल है कि आखिर खैरागढ़ अब किसका होगा, आखिर खैरागढ़ में अब जीत किसकी होगी। तमाम ऐसे बड़े सवाल, तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए। सबसे पहले उनका तारुफ करा दे, आशीष चौबे जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। के.एस. चौहान जो कि भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। के.एस. चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उचित शर्मा जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, उचित शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, शुरुआत आशीष चौबे जी आपसे ही करते हैं। सर, कमाल होगा इस बार, क्या जीत कांग्रेस की हो पाएगी? दुबे जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं जी, और आपको बताना चाहूंगा कि खैरागढ़ गंडई में लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हवन हुआ, और उस हवन में सब लोगों ने आहुति दी। भाजपा के लोगों ने भी आहुति दी, हम लोगों ने भी आहुति दी, और पूरा दम लगाकर इस हवन में हम लोगों ने भाग लिया। अब आज जब चूंकि सब प्रत्याशियों का ईवीएम में भविष्य कैद हो चुका है, तो बहुत ज्यादा राजनीतिक चर्चा न करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि वहां की जो जनता है, उन्होंने खैरागढ़ गंडई जिला बनाने के पक्ष में आज वोट किया। आप अभी बता रहे थे शाम को 5 बजे तक बम्पर वोटिंग हुई 77% के आसपास। तो इसका एक बड़ा कारण है कि वहां के लोग जिला बनना बच्चे देखना चाहते हैं। दूसरा, एशिया का सबसे बड़ा संगीत महाविद्यालय
खैरागढ़ गंडई में बनने वाला है, उसके लिए उन लोगों ने वोट दिया। विरोध में भी वोट दिया है। विरोध में किस चीज के वोट दिया है? जाति धर्म की जो राजनीति करते हैं उन लोगों के खिलाफ में उन लोगों ने वोट दिया है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री जो प्रहलाद पटेल जी आए थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 2500 रुपए धान का बोनस में 2500 रुपए में जो खरीदी कर रहे हैं किसानों का धान, एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसके विरोध में खैरागढ़ की जनता ने वोट किया है। भाजपा के उस प्रवक्ता का भी आपको बयान याद होगा जिसमें उन्होंने एक ये कहा था कि हमारा सौभाग्य है कि खैरागढ़ में उपचुनाव हो रहा है, जबकि एक नेता, एक वरिष्ठ नेता की आकस्मिक निधन के बाद में उपचुनाव हो रहा है, तो उसके खिलाफ में वहां की जनता ने वोट दिया है। छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ सरकार है, हमारे लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री हैं, उनके कामों को मुहर लगाने के लिए भी खैरागढ़ गंडई के लोगों ने वोट किया है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े अंतर से खैरागढ़ में कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है और एक अच्छा रिजल्ट हमारे पक्ष में आने वाला है जी। ठीक है, के.एस. चौहान जी, देखिए कांग्रेस तो ये निश्चिंत होकर बैठी हुई है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें खौफ में रहने की जरूरत नहीं है, हम निश्चिंत है क्योंकि जनता का प्यार जो है उन्हें मिला है। और देखिए नोट कीजिएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बात का जिक्र किया कि जाति और धर्म से उठकर इस बार लोगों ने वोट किया है। जाति और धर्म से उठ के वोट दिया है और जाति और धर्म से उठ के ही वोट देना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हम या कोई भी हो, कोई एक जाति के नहीं है, कोई एक धर्म के नहीं है, हम हिंदुस्तान के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं और पूरे छत्तीसगढ़ को या पूरे जिले को हमें देखना है। और उसमें सभी लोग, यही हमारी खूबसूरती है हिंदुस्तान की कि सभी लोग वहां पर रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। जाति और धर्म की आप अगर राजनीति नहीं करते हैं तो आपको रामनवमी वाले दिन कुमार विश्वास जी को बुलाने की क्या जरूरत थी? तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीजें, ये आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए, मुद्दे की बात करिए कि क्यों आप चुनाव के लिए क्या लेके जाएंगे। कांग्रेस सरकार ने यहां पर जो चुनाव लड़ा है वो अपने कामों के ऊपर नहीं लड़ा, अपनी घोषणाओं के ऊपर लड़ा। अगर वो अच्छा काम करते तो उनको ये बोलना था कि हमने ऐसा ऐसा काम किया है, उसके हिसाब से आप हमारे को वोट दीजिए। आपको घोषणाएं इतनी बड़ी बड़ी करने की उतनी खास आवश्यकता नहीं रहती, आप करिए घोषणाएं। जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि अगर हमारे सांसद आते हैं तो हमारी सरकार आती है तो हम छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य बनाएंगे। जो उनको ये बहुत अच्छे से पता था कि छत्तीसगढ़ राज्य बनाने से कांग्रेस का यहां पर मुख्यमंत्री आएगा, तब भी उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया था। तो मैं भूपेश बघेल जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या भाजपा जैसे जीत जाती है तो क्या वो राज्य नहीं बनाएंगे, जो क्या जिला वो नहीं बनाएंगे? ये तो सीधा सीधा सौदेबाजी है। नहीं आप के.एस. चौहान जी, देखिए वो कॉन्फिडेंस सर आपकी बातों में मुझे नजर नहीं आ रहा है। जिस कॉन्फिडेंस से आशीष चौबे जी कह रहे हैं कि जीत तो हमारी पक्की होगी, देखिए आपने बातें तो कह दी लेकिन आपने अभी तक ये जिक्र नहीं किया कि देखिए जीत तो हमारी ही होगी। जीत हमारी ही होगी, क्यों होगी? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं कोमल जंगेल जी, वो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं और यहाँ की जो प्रत्याशी हैं यशोदा वर्मा जी, वो ग्राउंड लेवल से नहीं जुड़ी हुई हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। आज तक उन्होंने अकेले सभा नहीं की है। आज तक वहां के जो लोग हैं, मैं वहां पर 12 दिन तक रहा, वहां पर मैं सब जगह घूमा, वहां पर 70% बोर्ड में आपकी यशोदा वर्मा जी प्रत्याशी दिख ही नहीं रही है, सिर्फ मुख्यमंत्री जी दिख रहे हैं। और मजे की बात, वहां पर सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का भी क्या बोलते पत्ता साफ हो गया। वहां पर कांग्रेस के हिसाब से भी वो लोग उचित नहीं समझ रहे कि उनको बोर्ड में लाया जाए। आप कुमार विश्वास के इतने सारे बोर्ड लगा रहे हैं, आप अपने बोर्ड लगा रहे हैं, आप अपनी जो आइडियोलॉजी है, अपनी जो काम है आपके, उसी पे आपको भरोसा नहीं है। आप चुनाव लड़ने से पहले ही हार चुके हैं। ठीक है, देखिए मेरी तरफ से तो आप दोनों को शुभकामनाएं हैं, लेकिन बड़ी बात है कि देखिए वादे तो लगातार किए जाते हैं, तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या असलियत होती है, जमीनी स्तर पर कितना काम होता है, ये सभी आप लोग जानते हैं। खैर ठीक है सर, आऊंगा मैं आपके पास, ठीक है आऊंगा सर। उचित शर्मा सर जुड़े हुए हमारे साथ, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सर
ये एक बड़ी बात सामने है। देखिए आरोप और तमाम प्रत्यारोप जो है वो लग रहे हैं, लेकिन एक जो है वो टॉपिक जो है लगातार इसमें उठाया जा रहा है कि जो जिला बनाने का दाव कांग्रेस ने खेला है, शायद यही दाव जो है कांग्रेस को जीत की ओर आके ले जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा। ये बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक था भूपेश बघेल का, कांग्रेस सरकार का। ये मास्टर स्ट्रोक था, एक सादी दाल में तड़के की तरह था जो उन्होंने किया, और ये काफी कारगर सिद्ध हुआ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। वैसे कई ऐसी चीजें हैं जो कि अपर हैंड ले जाती है कांग्रेस को, जो उनका आज से नहीं पहले से भी काफी दिनों से, जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, कांग्रेस का एक अपर हैंड रहा है। एक तो कांग्रेस की सरकार है, दूसरा महिला प्रत्याशी है, तीसरा भूपेश बघेल की छवि है, भूपेश बघेल के 3.5 साल के किए हुए काम है, उनकी तमाम वो योजनाएं हैं जो रूरल इकोनॉमी को बढ़ाती हो, नरवा गुरवा की बात करती हो, राजीव मितान की बात करती हो, किसानों की जमीन की वापसी, आदिवासी जमीन की वापसी की बात करती हो। तो कुल मिला के 3.5 साल के बाद की जो भूपेश की छवि है उसको इन्होंने इनकैश किया है यहाँ। तो अपर हैंड तो शुरू से था। दूसरी चीज की जो देवव्रत जी थे, स्वर्गीय देवव्रत जी, उनका भी कहीं ना कहीं झुकाव कांग्रेस की तरफ था। वो पूर्व में कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस से सांसद रहे हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रहे हैं। तो उनका झुकाव, उनके परिवार का झुकाव, उनके अपने कार्यकर्ताओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ ही ज्यादा। तो कांग्रेस अभी से नहीं, केवल एक शॉट था, लेकिन एकमात्र शॉट अब उसको नहीं बोल सकते। तमाम ऐसे कई और भी बिंदु हैं जो कि भूपेश बघेल तरफ ले जाते हैं, कांग्रेस की तरफ इस चुनाव को खींच के ले जाते हैं। और वही इतर इससे अगर बात करें तो भाजपा पहले से ही थोड़े से मतलब वो बैकफुट पे थी या बैकफुट पे है। उनके केवल क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए ये चुनाव केवल चुनाव बस नहीं था, एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इस चुनाव की हार जीत के बाद यहाँ से कई बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता या तो डेपुटेशन में उनको बाहर जाना पड़ेगा, या उनकी राजनीतिक जो कैरियर है वो यहाँ खत्म होते नजर आ रहा है। तो ये लड़ रहे थे अपने कैरियर के लिए। भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता है, शीर्ष नेता है जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के, वो अपने कैरियर के लिए लड़ रहे हैं। वो मालूम है उनको कि अगर ये चुनाव वो हारते हैं तो उनका कैरियर पे ये बड़ा धब्बा होगा, और वो किधर डेपुटेशन में फेंके जाएंगे, किधर डेपुटेशन में भेजे जाएंगे पॉलिटिकल डेपुटेशन में। ठीक है सर, एक सवाल और सर। देखिए, अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो वहां पर हम देख पा रहे हैं, अभी चुनाव हुए 5 राज्यों में, वहां पर किस तरीके से भाजपा का जो वर्चस्व है वो और बढ़ा है। आखिर कांग्रेस में ऐसे कौन कौन से लूप होल्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बैकफुट पर लगातार होती चली जा रही है? क्या यहां पर नेतृत्व में परिवर्तन की लगातार मांग होनी चाहिए? क्या बदलाव होने चाहिए सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव के बाद, जो सत्ता परिवर्तन के बाद जो बिखराव आया है, वही बिखराव जो कांग्रेस का केंद्र में है, वही बिखराव छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास जो शीर्ष नेतृत्व को जो हटाने की, जो पूरे के पूरे संगठन को हटाने की, संगठन में भी वहां पे कई गुट है, तो एक अलग गुट है, 2-3 जो गुट बने हुए हैं, तो उसमें वो एकजुटता दिखती नहीं है। वो एकजुटता, और ये जो शीर्ष नेतृत्व, जो पूरे मंत्री, जो लगभग बहुत सारे मंत्री जो चुनाव हारे, वो पहले से तय था कि इनको हटाएंगे या नई चीजें लाएंगे, या नई चीजें जो था लाने का था, नई कौम, नए युवा सेकंड लाइन वालों को जो उनको मंच मिलना था, या उनको एक जिम्मेदारी या पद मिलने थे, वो नहीं मिले। तो कार्यकर्ता अभी निराश है, क्योंकि उन्हीं लोगों के नेतृत्व को अभी तवज्जो दी जा रही है जिन्होंने 2018 के चुनाव लड़े, जिस पार्टी ने 2 साल तक लगभग अपने हार की समीक्षा ना की हो। तो अब उसके बाद भी बड़े बड़े नेता वही लोग सामने फ्रंट में आते रहे हो जिनके कारण चुनाव हारे थे। तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं डिमोरलाइज नजर आता है भारतीय। ठीक है, क्या चौहान जी, आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले आशीष जी, देखिए आप तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं। अभी डॉक्टर रमन सिंह ने भी आरोप लगाया कि आपने जो है उनके प्रत्याशी को घेर लिया था, तो गुंडागर्दी की है, तभी आपने वोट हासिल किए हैं। ये आरोप तो अभी भी लग रहा है आपके ऊपर। देखिए, कहीं ना कहीं हताशाजनक ये सब आरोप है, और बयान अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि हम लोगों ने घोषणा की, वो घोषणा की। अरे हम आपसे पूछ के करेंगे, अपनी पार्टी का घोषणा पत्र हम आपसे पूछ के जारी करेंगे। चुनाव होता है, क्योंकि हम सरकार में है, तो हम वादे भी करेंगे, हम घोषणा भी करेंगे, और घोषणाओं को पूरा भी करेंगे, जैसे हम लोगों ने 3 साल में किया है। तो इन लोगों, अब एक चीज और हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे, चौहान जी, कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को इन्होंने चुनाव में नहीं बुलाया। अरे हम क्यों बुलाएंगे भैया? बुलाया नहीं, आपने तो पोस्टर से ही भगा दिया।
नहीं, आपका गलत पोस्टर से ही फहमी है। भगा दिया। छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है जहां पर हमारे छत्तीसगढ़ के नेता पर्याप्त है भारतीय जनता पार्टी को पोस्टर देने से, के लिए। इसीलिए आपने कुमार बिल्कुल विश्वास को बुलाया पोस्टर, वहां पर। आप कैसे बोल सकते हैं पोस्टर में फोटो नहीं है? बिल्कुल पोस्टर में फोटो है। आप देख लीजिए, मैं तो 12 दिन घुमा हूं वहां पर, पूरा विधानसभा घुमा हूं। वो आप रमन जी के चश्मे से देखे होंगे तो नहीं दिखा दिया होगा। नहीं, हम अपने चश्मे से देखते हैं, आम आदमी के चश्मे से देखते हैं। आइडियोलॉजी पर ही हम चलते हैं। अब रही बात तीसरी, मुझे इस चीज का हर्ष है कि आप कहीं ना कहीं आपके बयानों से आपकी निराशा, आपकी हार झलक रही है, तभी आपके कल दो दिग्गज मंत्री। अच्छा, ठीक है जो ठीक है आज ठीक है सर, करें ठीक है। तो के चौहान जी, उन लोग के चौहान जी के चेहरे पर जी। मुस्कान है आपके, जी। चेहरे पर मुस्कान है आपके, जी। तो उम्मीद यही भी ये करता हूं मैं कि 16 अप्रैल के बाद ये मुस्कान ऐसे ही चेहरे पर रहेगी सर। बरकरार रहेगी, जबरदस्त रहेगी। और ये जो मुस्कान है वो ईमानदारी की मुस्कान है, ये सच की मुस्कान है, ये झूठी मुस्कान नहीं है। और हम परिणाम कुछ भी होता है लेकिन सच की ही जीत होती है। और सच जो होता है वो कभी दलीलों का मोहताज नहीं होता कि हम किसी को बुला रहे हैं, किसी दूसरे को बुला रहे हैं, हम किसी की फोटो हटा देते, प्रत्याशी की फोटो हटाते, प्रत्याशी को तो आपने छुपा के रख दिया। तो बाहर और जैसे और आपको मैं बता दूं, और आपको मैं बता दूं, प्रहलाद पटेल जी की जो छत्तीसगढ़ में प्रहलाद पटेल नेता का नाम बताइए छत्तीसगढ़ में। महोदय मेरे को बोलने दीजिए, मैं सब बता रहा हूं आपको। हमारे पूरे नेता वहां पर थे, सब लोग आए, और हमारे पास ऐसे ऐसे स्टार प्रचारक हैं कि जो बाहर से भी आए। लेकिन आप किसको बुलाते? आप क्या राहुल गांधी जी को बुलाते? उनको बुलाते तो आपका वोट ऑफ परसेंटेज जो थोड़ा बहुत है वो भी गिर जाता। तो वो आप इसीलिए आपको क्या होता? लेकिन श्रीमान के चौहान जी, बात पूरी करने दीजिए। ठीक है सर, सुनिए ना, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अगर आप बुलाते तो आपका वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम होता। आपके पास तो इतने जो भी स्टार प्रचारक हैं वो आए थे ना सर, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो जनता है उन्होंने तो कांग्रेस को चुना सर। देखिए सर, जो 2018 से लेकर अभी तक जो नगर निगम चुनाव हुए हैं, जो दूसरे चुनाव हुए हैं, उसमें आप लगातार देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ रहा है। पिछले भी चुनाव जो हुआ था, नगर निगम चुनाव जो हुआ था, उसमें 5% भारतीय जनता पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है और 4% कांग्रेस पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज गिरा है। ये लगातार हो रहा है। वोट ऑफ परिणाम उनके पक्ष में आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि ये जो राजनीति 3.5 साल से चल रही है, ये अपनी खुद की कुर्सी बचाने के लिए चल रही है। और जो कैरियर की बात कर रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार, तो कैरियर भूपेश बघेल जी अपना बचाना चाहते हो, क्योंकि काका और बाबा की लड़ाई में ये उनके पास, बाबा के पास भी अंतिम अवसर है और काका के पास भी अंतिम स्ट्रोक मारने का एक चांस है। तो वो कैरियर जो है वो अपना खुद बचा रहे हैं। और दूसरी बात ये, जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि प्रहलाद पटेल जी ने किसानों के प्रति ऐसा ऐसा वक्तव्य दिया है, बयान दिया है, तो प्रहलाद पटेल जी ने खुद पूछा है, मीडिया के जरिए ही उनसे पूछा गया था कि आपने ऐसा बोला है, तो उन्होंने बोला कि कोई ऑडियो, कोई वीडियो तो बना होगा, तभी तो हम अगर ऐसा कुछ बना है तो आप सामने करिए। 2 पेपर वालों ने अगर ये ऐसा छाप दिया है, मान लीजिए, तो आपके पास कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, तो आप ये बोल रहे हैं। आप किसी चीज का तथ्य रखिए, किसी चीज का सबूत रखिए, उसके बाद बोलिए। ये बोलना आपको उचित नहीं देता। लेकिन उनके पास कोई बात ही नहीं है तो क्या बोलेंगे? वो काम के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे एक भी चीज, एक भी मुद्दा वो जान लेते हैं, एक बार जान लेते हैं कि आखिर जो तमाम वादे किए गए थे छत्तीसगढ़ सरकार में आने से पहले, क्या वो वादे पूरे हो चुके हैं? उचित सर आपके पास आना चाहूंगा। सर देखिए, आपसे अब आप लगातार आपने एक्सपीरियंस लिया है, आपने तमाम नेताओं से बात की होगी, आप जानते हैं जमीनी हकीकत क्या है। जो वादे कांग्रेस ने किए थे, क्या वो कार्य हो रहे हैं? और क्या उसी के दम पर एक बार फिर से खैरागढ़ में वापसी जो है वो कांग्रेस की हो पाएगी? सवाल मुझसे है? जी, आपसे सर। हाँ, देखिए, मैं दो इस बीच करूंगा कि ये देखिए ना, लगभग जो वादे किए थे इन्होंने, जो अपने मैनिफेस्टो में डाले थे, तो लगभग बहुत सारी बातें
जो किसान कर्ज की बात है, किसान की जमीन वापसी की बात है, 2500 धान की बात है, जो तमाम चीजें इनने की थी, बहुत सारी चीजें तो बहुत कर चुके हैं। कुछ शराबबंदी को लेके, बेरोजगारी को लेके वो चीजें जो इनके इशू जो मैनिफेस्टो में थी वो नहीं हुई है। और हालांकि समय है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो भविष्य की बात अलग है। लेकिन जहां तक दोनों ही बंधु जो बात कर रहे थे कि किसकी फोटो आई किसकी नहीं फोटो आई, अगर आप गौर से देखिएगा तो 2018 के चुनाव में मोदी जी की फोटो और बड़े नेताओं की फोटो भी गायब थी। डॉक्टर रमन सिंह की फोटो और पोस्टरबाजी चल रही थी। आज जो 10 तारीख को जो अंतिम अपील आई भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट की भी, उसमें केवल उनकी फोटो है और किसी बड़े नेताओं की फोटो नहीं है। तो खैर ये अलग बात है कि किसकी फोटो डाले किसकी नहीं फोटो डाले, लेकिन मुद्दों पर जो बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। बस एक बात समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी इस 2500 रुपए देने के साथ है या खिलाफ है। वो स्पष्ट अपना कभी रुख बताते नहीं है। क्या वो 2500 रुपए अगर धान देने के या बोनस देने के खिलाफ है तो स्पष्ट बोलते नहीं है। तो वो किस उसमें चल रहे हैं, वो अपनी चीजें क्लियर नहीं कर पाते। तो इसी कारण जब भी जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन जो है वो यहाँ पर दे दीजिए, क्योंकि समय की बहुत कमी है। जी, 2500 हमारा बहुत ज्यादा समर्थन है और इससे भी ज्यादा दें, लेकिन कर्जा लेके नहीं। आपने लगभग जो डिफरेंसेस है 600 से 700 जो डिफरेंसेस दिया है, उसका 3.5 साल का वो पूरा हिसाब किताब जोड़ेंगे तो 21,000 करोड़ होता है। और आपने जो कर्जा लिया है वो लिया है 90,000 से 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया है हमारा कर्जा, जो कि सिर्फ 30,000। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का समय की बहुत कमी है, माफ कीजिएगा, आप सभी को यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। आशीष चौबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, के एस चौहान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उचित सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो अब देखना बेहद दिलचस्प है कि 16 अप्रैल को जब रिजल्ट सामने आएंगे तो आखिर जनादेश किसको मिलेगा और एक बार फिर से खैरागढ़ की सीट किसके पास जाएगी। एक